नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार के YouTube चैनल इंडिया आजकल से सुनील कुमार। कल से देश बड़ा विचलित है। लोगों को लग रहा है कि हिंदुस्तान का रतन चले गया। कुछ लोग ये मांग भी कर रहे हैं कि भारत रत्न जो है वो दिया जाना चाहिए रतन टाटा को। मैं उस चक्कर में नहीं पड़ता। मैं व्यक्तिगत रूप से सरकार से किसी भी तरह का सम्मान लेने के खिलाफ रहता हूँ। ऐसा भी नहीं कि सरकारों ने मुझको सम्मान देने की बड़ी कोशिशें की हों, लेकिन मैं नीतिगत रूप से, सैद्धांतिक रूप से सरकार से सम्मान लेने के खिलाफ हूँ। अब रतन टाटा जो गुजरे हैं अभी परसों रात, वो तो अभी इस हालत में है नहीं कि उनको मरणोपरांत किसी तरह का कोई सम्मान दिया जाए। पद्मश्री, पद्म विभूषण उनको मिल चुका है पहले भी। कारोबारियों को कम मिलता है, उनको मिला है। और मुझको ऐसा लगता है कि पद्म भूषण से सम्मानित जितने कारोबारी हैं, उनमें भी शायद रतन टाटा कई दूसरे कारोबारियों के मुकाबले ऐसे किसी सरकारी राजकीय सम्मान के अधिक बड़े हकदार रहे होंगे। मैं रतन टाटा को व्यक्ति के रूप में भी देख रहा हूं और मैं टाटा को एक कंपनी के रूप में भी देख रहा हूं, जो कि रतन टाटा को एक किस्म से विरासत में मिली थी। मैं उन्हीं के बारे में, रतन टाटा के बारे में ही बात करने को आज यहाँ पर हूँ। लेकिन जिनका इतिहास है, जिनका परिवार इतना संपन्न इतिहास हो, उसके बारे में थोड़ी सी बात तो करना पड़ेगा। रतन टाटा अपने परिवार के तीसरी पीढ़ी के कारोबारी थे। पहले जमशेद जी टाटा, जिनके नाम पर जमशेदपुर पूरा बसा हुआ है, हिंदुस्तान के एक सबसे बड़े स्टील कारोबारी, सबसे बड़े। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान आपको ध्यान होगा कि लोहा बनाने वाला बड़ा कारखाना था ये। चूंकि अंग्रेज़ों का राज था इस देश में, इसलिए यहाँ से वो लोहा अंग्रेज़ों की फौज के लिए भी गया था। खैर, हिंदुस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए नेहरू के वक्त, तो उसके पहले से जितने लोहे की ज़रूरत थी, बड़े बड़े बांध, बड़े बड़े पुल बनने थे, बड़े कारखाने बनने थे, भारत की फ़ौज को भी, भारतीय रेल को, सबको बहुत सारे स्टील की ज़रूरत थी। उस वक्त टाटा स्टील एक बड़ा कारखाना था देश की फौलादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। जमशेद जी टाटा के बाद JRD टाटा, उनके बेटे। JRD टाटा के समय आपको याद होगा एयर इंडिया शुरू हुई थी, बड़ी एयरलाइन बनी थी वो। देश में उस समय एयरलाइंस थी नहीं, उन्होंने शुरू की और भारत सरकार ने बाद में उसका अधिग्रहण कर लिया। लेकिन जैसा एक चक्कर पूरा होता है, ऐसा एक चक्कर पूरा हुआ और अभी कुछ साल पहले भारत सरकार ने एयर इंडिया को बेचना तय किया और ख़रीदने वाले थे रतन टाटा। टाटा ने खरीदा एयर इंडिया को। जिस टाटा की शुरू की हुई एयरलाइंस को, JRD टाटा की शुरू की हुई एयरलाइंस को भारत सरकार ने उस वक्त अधिग्रहित कर लिया था। शायद इंदिरा के समय की बात रही होगी। उसको अभी मोदी सरकार ने जब डिसइन्वेस्टमेंट तय किया, उसको बेचना तय किया, तो एक खुली बोली में टाटा ने उसको दोबारा खरीदा और अब एयर इंडिया को सुधारने की कोशिश जारी थी। सरकार ने बरसों से मेहनत करके उसको बर्बाद किया था, एयर इंडिया को, टाटा की शुरू की हुई एयर इंडिया को। अब फिर से टाटा ने उसको लिया है। रतन टाटा ऐसे परिवार के थे। रतन टाटा अपने दादा और पिता के मुकाबले अधिक दुस्साहसी थे। उन्होंने दुनिया भर के बहुत से देशों में बहुत सी कंपनियां खरीदी, अपनी कुछ कंपनियों को बेचा भी होगा, मुझको उतनी जानकारी नहीं है। मैं केवल उनके कारोबार के बारे में बोलने खड़ा नहीं हुआ हूँ। मैं रतन टाटा एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करने खड़ा हुआ हूँ जिसके बारे में देश में आज कहा जा रहा है कि इनको भारत रत्न देना चाहिए। हो सकता है कि श्मशान वैराग्य जैसी बातें हों कि किसी के गुजरने पर श्रद्धांजलि के रूप में इस तरह की बातें कही जाती हैं, बाद में लोग भूल जाते हैं इसको। हो सकता है कि मोदी सरकार भारत रत्न देना तय करे, क्योंकि देश के न केवल एक सबसे बड़े कारोबारी थे, बल्कि कारोबारियों में इज्जत वाले भी थे।
कारोबारी बहुत हैं, उनसे बड़े बड़े भी हैं, लेकिन रतन टाटा अपनी पारिवारिक विरासत के साथ साथ अपनी समाज सेवा की एक नई विरासत उन्होंने चालू की, जो कि आने वाले वर्षों में उनके न रहने पर भी जारी रहेगी। शायद वो अकेले उद्योगपति यहाँ के रहे होंगे, शायद अजीम प्रेम जी जैसे एक उद्योगपति और मुझको याद पड़ते हैं। अपनी कमाई का 2/3 हिस्सा, 66% हिस्सा वो समाज सेवा में डालते थे, 66% हिस्सा उनकी निजी कमाई का। लेकिन टाटा समूह की जो कमाई थी उसका भी एक बड़ा हिस्सा, आकार में टाटा से जो कई गुना बड़ी कंपनियां हैं, उनका भी दान जो है रतन टाटा के दिए हुए दान से, टाटा के ट्रस्ट के दिए हुए दान से कोई बराबरी नहीं कर पाता था। इतने दानदाता थे, इतने बड़े दानदाता थे। जो मुझको याद पड़ता है वो ये पड़ता है कि रतन टाटा के रहते हुए, कंपनी में रहते हुए, एक यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र में चालू हुई, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, जिसको बोलचाल में टिस कहते हैं, TISS, टिस। ये यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया में भारत में समाजशास्त्र से जुड़े हुए विषय पढ़ाने के लिए एक सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में से मानी जाती है। JNU वगैरह तो है ही, टिस को भी बहुत अच्छा माना जाता है, उदार विचारधारा। और टाटा ने अपने पैसे से इस यूनिवर्सिटी को चालू किया, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। बहुत सारा पैसा नियमित रूप से लगता है। तो रतन टाटा अपनी निजी दौलत से भी बहुत सारा दान करते आए। उनकी अगुवाई में टाटा ने समाज सेवा के बहुत सारे काम करना जारी रखे। मुझको लगता है कि इससे उन लोगों को तो ज़रूर कोई नसीहत लेनी चाहिए जिनके पास पैसा टाटा के मुकाबले बहुत ज़्यादा होगा। रतन टाटा का नाम कहीं आता नहीं है सबसे दौलतमंद लोगों की लिस्ट में, इसलिए नहीं आता है कि इन्होंने खुद ही दान दे दे के अपनी दौलत को कम किया हुआ है। लेकिन मेरा मानना है कि जिनके पास आज बड़ी दौलत है, उनको शायद रतन टाटा के गुजरने पर जो सम्मान मिल रहा है, जो भारत का रतन चले गया, ऐसी जो बातें उठ रही हैं, सोशल मीडिया पर आ रही हैं, इससे शायद उन दौलतमंद लोगों को कुछ सबक मिले जिनके पास दौलत बहुत है, जेब बहुत बड़ी है। जेब उनकी बहुत बड़ी है, लेकिन जेब के पीछे का दिल छोटा है। कोरोना लॉकडाउन के पीरियड में भी जब टाटा ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया सरकार के पास, सरकार के मोदी के खजाने में सबसे ज़्यादा पैसा दिया, उस वक्त भी इनसे ज़्यादा दौलत वाले लोग बहुत पीछे खड़े हुए थे कतार में। मैं उद्योगपतियों की ज़्यादा तारीफ़ करने की वकालत नहीं करता, लोगों को इश्तहार का भी लालच रहता है। अच्छी बात यह है मेरे आज ये बोलने के पहले कि टाटा का कोई इश्तहार हमारे यहाँ नहीं आया है, ना हम उसके लिए कोई कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ईमानदारी के साथ अपनी बात कह रहा हूँ। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि टाटा का कोई इश्तहार हमारे यहाँ नहीं आता है, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूँ। और हमने कोई चिट्ठी भी नहीं लगाई है विज्ञापनों के लिए। रतन टाटा एक व्यक्ति के रूप में, एक इंसान के रूप में बहुत ही सरल और सहज थे। अपनी कार खुद चलाकर मुंबई में चले जाते थे एक जगह से दूसरी जगह। आज मैं बहुत सारे ऐसे उद्योगपतियों को देखता हूं जो अगर कहीं जाते हैं तो पहले से उनकी 2-4 गाड़ियां खड़े रहती हैं, पहले से बड़े बड़े जत्थे खड़े रहते हैं वहाँ पे सरकारी हिफाजत के, सिक्योरिटी के। उनकी निजी सिक्योरिटी के कई लोग खड़े रहते हैं, कई गनमैन से घिरे हुए वो चलते हैं, कारों के काफिले में चलते हैं। ऐसे में रतन टाटा अपनी कार चलाकर कहीं भी चले जाते थे। मैं सोशल मीडिया पर नितिन गडकरी जो केंद्रीय मंत्री हैं, महाराष्ट्र के मंत्री रह चुके हैं, रतन टाटा के बारे में उनकी याद मैं सुन रहा था। उन्होंने कहा कि एक बार वो मलाबार हिल के मेरे बंगले पे मिलने आ रहे थे। जाहिर है कि उस समय नितिन गडकरी मंत्री रहे होंगे, मलाबार हिल पर उनका बंगला रहा होगा, या किसी और हैसियत में थे, मुझको ध्यान नहीं है।
तो रतन टाटा ने फ़ोन किया कि आपका बंगले का रास्ता समझ नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा, अरे रतन भाई, आप अपने ड्राइवर को फ़ोन दो, मैं उसको समझाता हूँ। तो उन्होंने कहा, कोई ड्राइवर नहीं है, मैं खुद ही गाड़ी चला कर आ रहा हूँ। तो ये सरलता थी उनकी। दूसरा, नितिन गडकरी ने ही बताया कि एक बार वो साथ में नागपुर पहुँचे, कोई कार्यक्रम रहा होगा, कुछ रहा होगा, नितिन गडकरी मंत्री रहे होंगे या केंद्रीय मंत्री रहे होंगे। तो रतन टाटा अपना बैग लेकर खुद चल रहे थे। तो जब उन्होंने अपने अफसरों को कहा कि अरे साहब का बैग लो ऐसा, क्योंकि नितिन गडकरी को लेने कई लोग पहुंचे होंगे प्रोटोकॉल के, रतन टाटा ने मना कर दिया, कहा कि नहीं, मैं अपना सामान खुद लेकर चलता हूं। लोगों ने बतलाया है, जगह जगह यादों में बतलाया है, लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि वो किसी भी प्लेन में जब सफ़र करते थे तो देखते थे कि रतन टाटा के साथ कोई पीए, कोई सहायक नहीं चलता था। वो अपना बैग लेकर खुद ही चलते थे। जैसे ही फ्लाइट रवाना होती थी, उड़ने लगती थी, वो अपनी फाइलें निकाल कर पढ़ने का काम करने लगते थे। फ्लाइट रुकती थी तो उतर के अपना बैग उठा के चले जाते थे। ये सरलता छोटी चीज़ नहीं रहती है। मुझको ये पता है कि देश के बहुत से उद्योगपति ऐसे हैं जिनके पास अपने खुद के प्लेन का काफिला रहता है, उससे अपने खुद के प्लेन से आते जाते हैं। टाटा के पास भी बहुत से प्लेन होंगे। मेरी जो जानकारी है कि टाटा के कंपनियों में जो तनख्वाह पाने वाले बड़े अफसर हैं, वो भी हो सकता है कि टाटा का प्लेन लेके कहीं जाते हों, जैसा कि दूसरी कई कंपनियों के लोग जाते हैं। लेकिन ये सरलता बड़ी गजब की थी। और पैसे को बचाकर, फिजूल खर्ची न करके पैसे को बचाकर उसका इस्तेमाल समाज के लिए करना, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज जैसी यूनिवर्सिटी खोलना, तरह तरह के ढेर सारे ट्रस्ट खोलना। मैं रिकॉर्डिंग चालू करने वाला था, इसके ठीक पहले मेरे कैमरा पर्सन ने मुझको याद दिलाया, टाटा मेमोरियल मुंबई का शायद पहला बड़ा कैंसर हॉस्पिटल था। टाटा मेमोरियल के साथ में कैंसर हॉस्पिटल बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, टाटा मेमोरियल नाम से ही जाना जाता है उस हॉस्पिटल को। टाटा मेमोरियल ले जाओ, टाटा मेमोरियल से होके आ रहे हैं। ऐसा कैंसर के इलाज के लिए इतना बड़ा चालू किया। मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर सजल सेन, असम में काम कर रहे थे अभी कुछ साल। तो असम में टाटा ने 5 कैंसर हॉस्पिटल बनवाए हैं वहाँ पे, अलग अलग इलाकों में 5 कैंसर हॉस्पिटल अपने पैसों से। तो उसके लिए रतन टाटा का सम्मान करने को असम के मुख्यमंत्री, जिसमें साथ में मेरे दोस्त डॉक्टर सजल सेन भी गए थे मुंबई, जाकर उनके घर पर उनका सम्मान करके आए। रतन टाटा की उम्र ज़्यादा हो गई थी, वो सम्मान लेने गुवाहाटी नहीं जा पाए। तो मेरे दोस्त हैं, उन्होंने वहाँ पे बनवाए हैं ये हॉस्पिटल, सरकार की तरफ से बनवाए हैं ये हॉस्पिटल। वहाँ पे पैसा टाटा का लगा है, उसमें दोनों का ज़मीन दी होगी सरकार ने, मुझको नहीं मालूम, लेकिन एक प्रदेश असम में 5 कैंसर हॉस्पिटल बनवाए हैं उन्होंने, टाटा ने। ऐसे बहुत सारे काम किए। मुझको लगता है पैसा तो बहुत से लोगों के पास रहता है। पैसा तो देश छोड़ के भागने वाले विजय माल्या के पास भी कम नहीं होगा, ललित मोदी के पास भी कम नहीं होगा। बहुत सारे लोगों, दाऊद इब्राहिम के पास बहुत पैसा रहा होगा। आज छत्तीसगढ़ से शुरू महादेव सट्टा के सिलसिले में दुबई में जिसको गिरफ्तार किया गया है कल, सौरभ चंद्राकर छत्तीसगढ़ी है, ऑनलाइन सट्टा का देश का सबसे बड़ा कारोबार चला रहा था दुबई में रह के, उसको गिरफ्तार किया गया है। पैसा उसके पास भी बहुत होगा। बहुत सारे भ्रष्ट दुष्ट ऐसे हैं कारोबारी जिनके पास इफरात पैसा है, सामाजिक सरोकार उनका शून्य है। जैसे दाऊद इब्राहिम चाहे पाकिस्तान में रह रहा हो चाहे दुबई में रह रहा हो, उसका क्या सामाजिक सरोकार हो सकता है। ऐसे यहाँ इस देश में कानूनी धंधा करने वाले बहुत सारे लोग हैं जिनके कोई सामाजिक सरोकार नहीं है। लेकिन अजीम प्रेम जी हुए, रतन टाटा हुए, ये ऐसे लोग हैं जो अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा, सबसे बड़ा हिस्सा इस तरह से खर्च करते हैं। मैंने अभी पढ़ा है कहीं पे, रतन टाटा के भाई मोबाइल फ़ोन भी नहीं रखते हैं,
वो किराए के फ्लैट में रहते हैं, सादगी से जी लेते हैं। भारत रत्न देने की बात हो रही है। सरोकार इतने निभाए कि चारों तरफ उनके नाम से चल रही चैरिटी, ट्रस्ट सब काम कर रहे हैं। और मेरा ऐसा अंदाज है कि रिश्तेदारों के लिए पैसा छोड़ के जाने के बजाय रतन टाटा पैसे को छोड़ के गए होंगे अपने ट्रस्टों के लिए, कि वो ट्रस्ट चलते रहें अनंत काल तक। हर साल टाटा के उनके जो शेयर होंगे उसका पैसा आता रहे, जाता रहे। रतन इसको कहते हैं लोग देश का। टाटा की किसी कंपनी ने कहीं कुछ किया होगा, कहीं कोई खदान को लेके, कहीं किसी चीज़ को लेके, कहीं मजदूर हकों के खिलाफ टाटा के किसी कारखाने का कुछ हुआ होगा। मैं उसको न्यायोचित नहीं ठहरा रहा हूँ। कारोबार में हो सकता है कहीं पे ऐसी नौबत आई भी हो, लेकिन मैं मोटे तौर पे जो बात कर रहा हूँ, बुनियादी बात जो कर रहा हूँ, कि रतन टाटा हिंदुस्तान के एक सबसे बड़े दानदाता। मुझको एक दूसरे दानदाता याद पड़ते हैं, बिरला, घनश्याम दास बिरला। उनके समय से देश में जगह जगह, भोपाल का मैंने देखा हुआ है, कलकत्ता में बना है, दिल्ली में बना है, और जगहों पर भी होगा, बिरला मंदिर बना हुआ है। आप जाके देखिए, बिरला मंदिर ही कहते हैं, सड़कों पे बिरला मंदिर लिखा है, बिरला मंदिर लिखा हुआ है। मैं जब गया भोपाल तो मेरे परिवार के एक बुजुर्ग वहाँ पर थे। उन्होंने मुझसे पूछा कहाँ हो के आए तुम, ऐसा कहाँ घूमने गए थे? तो मैंने कहा मैं उस तरफ गया था, वहाँ बिरला मंदिर था। तो उन्होंने पूछा तुम गए नहीं बिरला मंदिर? तो मैंने कहा मेरी इच्छा नहीं हुई। उन्होंने कहा क्यों? तो मैंने कहा कि भीतर जो कोई भी देवी देवता होंगे उनके नाम पे मंदिर नहीं था, बिरला के नाम पे था। तो बिरला का मंदिर थोड़ी है, मंदिर तो किसी का, लक्ष्मी मंदिर, शंकर मंदिर, गणेश मंदिर, विष्णु मंदिर, महादेव मंदिर, ऐसा कहा जाता है। ये बिरला के नाम पर मंदिर है। तो मैं जिस जिस शहर में गया, मैं किसी बिरला मंदिर में नहीं गया आज तक। मैं चले जाता हूँ धर्म स्थल देखने के लिए। मेरी इच्छा नहीं हुई कि एक दानदाता अपने नाम पे मंदिर बनाए, बिरला मंदिर, भीतर देवी देवता कोई और है, नाम बिरला मंदिर है। रतन टाटा ने ऐसा नहीं किया। टाटा कंपनी का नाम जरूर था टाटा मेमोरियल में, टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल में, लेकिन मंदिर मस्जिद बना के भीतर कोई बाहर नाम टाटा का ऐसा नहीं किया। मैं केवल इतना ही कहने के लिए आया हूं कि पैसा रुपया सबके पास रहता है, जेबें बहुत से लोगों की बड़ी रहती है। रतन टाटा से बड़ी जेबें बहुत से लोगों की होगी, लेकिन जो सादगी, जो सरलता, जो दान देने की क्षमता, इच्छा जो रतन टाटा की थी, उससे बहुत से लोगों को सबक लेना चाहिए। बहुत से लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि जैसा काम ये करके गए, जिसकी वजह से आज पूरा हिंदुस्तान इनकी तारीफ कर रहा है। और ये आसानी से नहीं हुआ है, बतलाऊं मैं आपको। दान देने को इतना पैसा भी आसानी से किसी के पास नहीं आता है। ऐसा पैसा पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। टाटा जो कंपनी है, अगर हम कहें तो ये इतना बड़ा ब्रांड है कि जिस जिस काम में ये हैं, जो जो प्रोडक्ट इनका बनाया हुआ है, उसमें इनके मुकाबले शायद ही किसी को किसी दूसरे ब्रांड पे भरोसा होता होगा। मैं टाटा स्टील की बात जानता हूँ। छड़ चाहिए हो तो, घन सब्बल चाहिए हो तो, फावड़ा रांपा चाहिए हो तो, टीन की छत किसी को लगानी हो तो, जो जो टाटा का है उसका कोई मुकाबला लोग नहीं मानते हैं। टाटा के इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स खुल गए, चेन खुल गई कई तरह की, लोग भरोसे के साथ इस ब्रांड का सामान लेते हैं। मैं इनका ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब आपकी नीयत ईमानदार रहती है तो कारोबार में भी बरकत आती है, और आपका दिल बड़ा रहता है तो आपकी जेब जो है कुदरत बड़ी करते चलती है। आप और ज़्यादा दान देते हो, और ज़्यादा आपके पास पैसा आता है। और इतने पैसे के बीच, इतनी दौलत, शोहरत और कारोबारी ताकत के बीच, अगर आप अपने दिमाग को सही जगह पे रख पाते हो, जब आपके पिछवाड़े तले गद्दी रहती है, एक कारोबारी साम्राज्य के सिंहासन की गद्दी रहती है आपके नीचे,
आपके सिर पर एक न दिखने वाला ताज रहता है सबसे बड़े कारोबारी का, सबसे इज्जतदार कारोबारी का। उस वक्त भी अगर आप अपने दिमाग को काबू में रख पाते हो, आपका दिमाग आपका खोपड़ा फोड़ के ऊपर जाके सवार नहीं हो जाता, तो बड़ी बात रहती है। मैं तो छोटे छोटे भुनगे जैसे लोगों को देखता हूँ, रतन टाटा के मुकाबले, मेरे मुकाबले नहीं, मेरे मुकाबले तो अधिकतर लोग बड़े हैं, मैं तो बहुत छोटा हूँ, लेकिन रतन टाटा के मुकाबले जो लोग छोटे हैं उन लोगों को मैं देखता हूँ। वो लोग, उनके साथ में लोग चलते हैं फाइलें उठाकर, कुछ फ्लाइट में उनके साथ चलते हैं लोग, 3 सीटें रोक ली जाती हैं, किसी को साथ में ले जाया जाता है, गाड़ियों का काफिला चलता है, हिफाजत का काफिला चलता है। वहीं मैं देखता हूँ रतन टाटा सरीखे लोग खुद गाड़ी चलाकर चले जाते हैं, खुद अपना बैग लेकर चले जाते हैं। ये सादगी बड़ी बात है, इसके बारे में सोचना चाहिए। ज़िंदगी में आपके पास शोहरत, दौलत और ताकत चाहे कितनी भी आ जाए, अपनी विनम्रता अगर कोई बचा के रखते हैं तो उससे उनको एक मान सम्मान मिलता है, एक साख मिलती है। सोच के देखिएगा। फिर मिलेंगे। अगर मेरी ये बात आपको अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल इंडिया आजकल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन की बटन दबाइएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, टिप्पणी में लिखिएगा टाटा के बारे में आप क्या सोचते हैं, मेरे कहे हुए के बारे में क्या सोचते हैं। इससे मेरा कोई फ़ायदा जुड़ा हुआ नहीं है, एक बार और साफ कर देता हूँ, बिना किसी नफ़े की उम्मीद के मैं ये बोल रहा हूँ। इस लिंक को आप और लोगों को भी भेजिएगा। आपके आसपास के लोग अगर एक महानता की तरफ 4 कदम भी बढ़ाते हैं तो मैं सच कह रहा हूँ आपसे, आप उतने ही अच्छे हो सकते हैं जितने अच्छे आपके आसपास के लोग रहते हैं। अगर उनके मन में समाज सेवा की भावना आएगी, अपने अहंकार को काबू में रखने की भावना आएगी, तो उसका असर आपके ऊपर भी होगा। इसलिए इसको औरों को भी भेजिएगा। हम फिर मिलेंगे। चलते चलते एक छोटी सी सलाह, अगर आप बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू खाते पीते हैं तो उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप इसको नहीं छोड़ेंगे तो कैंसर भी आपको नहीं छोड़ेगा। कैंसर और तंबाकू ये तीसरी चौथी पीढ़ी के भाई बहन हैं। तंबाकू आता है, वैसे ही कैंसर भी आ जाता है। 4-6 महीना टाइम लगाता है कई बार, लेकिन आ जाता है। ऐसी बुरी मौत मत मरिए। किसी ने धरती पे किसी ने भी इतने बुरे काम नहीं किए होंगे कि वो तंबाकू से होने वाले कैंसर से मरे। मैं इसको इसलिए कह रहा हूँ खासकर कि कई किस्म के कैंसर हमारे शरीर में ऐसे हो सकते हैं जो हमारे बस के बाहर के रहते हैं, लेकिन तंबाकू से होने वाला कैंसर एक ऐसा है जिसको हम टाल सकते थे, जिससे हम बच सकते थे। लेकिन फिर भी जो लोग तंबाकू से होने वाला कैंसर पाते हैं, मैं उनको निजी जिम्मेदार मानता हूँ। आपका डीएनए जिम्मेदार नहीं है, ये जेनेटिक आपको नहीं मिला है, ये आपकी खुद की लत के कारण ये कैंसर आपको मिला है तंबाकू से होने वाला, चाहे मुंह का रहे, गले का रहे, फेफड़े का रहे। इससे बच के रहिए। आपको अगर तंबाकू का शौक है तो अपने शहर के कैंसर हॉस्पिटल को देख कर आइए और देखिए कि कैसी बुरी मौत मरते हैं, कैसी बुरी मौत मरते हैं कैंसर के मरीज, देख के आइए। शायद आपका तंबाकू उससे छूट जाएगा। फिर मिलेंगे।